चार्ज के बीच के फोर्स के मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला को देखा। हम लोगों ने देखा कि अगर दो पॉइंट चार्ज जिनके बीच का डिस्टेंस r है और चार्जेज Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड के हैं, तो इनके बीच के फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन का मैग्नीट्यूड जो है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग्स में। लेकिन ये फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। कूलम्ब्स लॉ में हम ये भी सीखे कि ये फोर्स जो एक्ट करेगा दोनों चार्जेज को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग करेगा, रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, दो पॉइंट चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ही ये फोर्स काम करेगा और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना होगा। लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टर इक्वेशन में ही एक्सप्रेस करेंगे। यानी कि जब हम फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमको मालूम होगा कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब ये जो दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, ये स्पेस में किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकते हैं और ये जो फॉर्मूला है ये इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड है। यानी Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है तो उस फोर्स का डायरेक्शन अलग होगा, Q2 जो Q1 पर लगाएगा फोर्स उसका डायरेक्शन अलग होगा। दोनों ज्वाइन करने वाले लाइन के लॉन्ग ही होंगे लेकिन डायरेक्शन तो अलग होगा, एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ये सिर्फ उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, दोनों पर लगने वाला फोर्स सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन हमें इस फॉर्मूला को इंफॉर्मेटिव बनाना है कि वो डायरेक्शन भी शो करे। तो उसके लिए हम हमेशा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को दो फॉर्मूला के तौर पर लिखेंगे। एक लिखेंगे फोर्स ऑन 1/2, उसके लिए हम नोटेशन देंगे F12। दूसरा लिखेंगे फोर्स 2 यानी फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। ऑफ कोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। दोनों ही फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अब डायरेक्शन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देना है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि Q1 अगर Q2 पे फोर्स लगा रहा है और हम लोग Q2 पर लगे हुए फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो Q1 के रेस्पेक्ट में हम उस पर लगे हुए फोर्स के डायरेक्शन को बताएं। इतना तो प्री डिटरमाइंड है कि जो फोर्स होगा वो इस लाइन, जो लाइन Q1 Q2 को ज्वाइन कर रहा है उसी के अलोंग होगा, लेकिन डायरेक्शन को हम इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। हम अपना एक ऑब्जर्वर बैठाएंगे Q1 पर, तो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में Q2 का पोजीशन वेक्टर हो गया R21 जब हमको Q2 पर फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो। और Q2 पर लगता हुआ फोर्स आपने देखा यही है F21 वेक्टर, यानी R21 के अलोंग। तो जब F21 को हम वेक्टर बनाएंगे तो कह देंगे R21 कैरेट, क्योंकि अगर R21 हम यहाँ वेक्टर लिखते हैं तो ये फोर्स के मैग्नीट्यूड को मॉडिफाई कर देगा, तो इसलिए हमको R21 कैरेट लिखना है। हम लोग वेक्टर के एनालिसिस से ये जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर है A कैरेट निकालना है तो A वेक्टर में A मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर A वेक्टर के अलोंग मिलता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि R21 कैरेट को R21 वेक्टर और डिवाइडेड बाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही हुआ जो दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, ये जो R। अब डिनोमिनेटर में आ रहा है, पहले से r स्क्वायर था, तो हम सिंपली इसको r क्यूब कर सकते हैं और Q1 Q2 इंटू R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। ये फार्मूला ऐसे मॉडिफाइड हो गया और अब ये फार्मूला डायरेक्शन बता रहा है कि मैग्नीट्यूड है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर और ये वेक्टर डायरेक्टेड है अलोंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ठीक इसी तरह से F12 1 पर लगा हुआ फोर्स जो Q2 लगा रहा है वो Q2 के रेस्पेक्ट में Q1 के पोजीशन वेक्टर के पैरेलल होगा, F12 वेक्टर। यहाँ एरो हम
सिर्फ Q1 के तरफ करें और टेल रखें वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर का Q2 के पास, तो ये वेक्टर हो गया R12, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। अब यहाँ पर हम R12 कैरेट करेंगे, या जैसे पिछले एग्जाम्पल में किया, R12 वेक्टर करके नीचे मैग्नीट्यूड के लिए R स्क्वायर को RQ कर दिया और यहाँ पर वेक्टर साइन दिया। तो ये हुआ वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ। हम लोगों ने वेक्टर फॉर्मूला लिखा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज का। इसमें जो हम लोगों ने वेक्टर नोटेशन यूज किया, ये रिलेटिव पोजीशन को यूज किया। स्पेस में Q1 Q2 का अगर पोजीशन डिफाइंड है, पोजीशन वेक्टर बताया हुआ है कि Q1 का क्या है और Q2 का क्या है, तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं और उस समय जो एक फॉर्मूला हमको मिलेगा वो ज़्यादा जनरलाइज्ड फॉर्मूला होगा। यानी इसके लिए हम दो चार्ज जिनके बीच का एक्शन रिएक्शन हमको निकालना है, 2 पॉइंट चार्ज। हम हर एग्जाम्पल में दोनों पॉइंट चार्ज को पॉजिटिव ही ले रहे हैं, Q1 और Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर सपोज कीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में R1 दिया हुआ है और Q2 का पोजीशन वेक्टर इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में R2 दिया हुआ है। Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस जैसे हम R लिया करते थे वो लिया करेंगे। Q2 पर लगा हुआ फोर्स F21, ये जो डायग्राम में शोन डायरेक्शन है इस तरफ होगा। Q1 पर लगा हुआ फोर्स F12 इस डायरेक्शन में होगा। अब हम जैसा पिछला एग्जाम्पल में देखे कि F21 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर R21 कैरेट होगा और F12 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर R12 कैरेट होगा। R21 और R12 कैरेट अभी भी R21 वेक्टर जो Q1 से Q2 की तरफ है या R12 वेक्टर जो Q2 से Q1 के तरफ है, इसके टर्म में ये फोर्स डिफाइंड है। हमको R1 और R2 के टर्म में इसी को डिफाइन करना है। चूंकि जो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर होता है R21, वेक्टर एनालिसिस में आप जानते हैं कि इसको R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। इसी तरह से R12 वेक्टर को R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है वेक्टर एनालिसिस में, अगर याद है तो याद है, नहीं तो यहाँ पर इसको रिकॉल करिए कि ये A वेक्टर है, B वेक्टर है, हमें निकालना है A प्लस B वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम लेते हैं और उसका ये डायगोनल जो है ये R1 A प्लस B वेक्टर बताएगा। A माइनस B वेक्टर अगर लेना है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो B निगेटिव है वो हो गया इनिशियल और जो पॉजिटिव है हुआ फाइनल। इनिशियल से फाइनल की तरफ ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया तो ये हो गया A माइनस B वेक्टर। अगर B माइनस A वेक्टर लेना है तो A से जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे चलेंगे और B के तरफ चलेंगे तो ये वेक्टर हो गया B माइनस A वेक्टर। यानी फर्स्ट से सेकंड को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट हुआ फाइनल और जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हुआ इनिशियल। ये डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। तो डिफरेंस में फाइनल माइनस इनिशियल का हम ऑर्डर रखते हैं। तो फाइनल हुआ जहां पर ये वेक्टर जाएगा, इनिशियल हुआ जहां इस वेक्टर का टेल है, यानी जहां हेड है वो फाइनल, जहां टेल है वो इनिशियल। तो इसी तरह से R21 जो वेक्टर है वो R2 फाइनल माइनस R1 इनिशियल। यहां से ये आया वेक्टर तो ये वेक्टर हो गया R21 वेक्टर। अब इस R21 वेक्टर से R21 कैरेट अगर हम निकालेंगे तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई
R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, जो इसके बीच का डिस्टेंस हमने पहले ही कहा है कि R है। अब ये हो गया R21 कैरेट। ठीक इसी तरह से R12 कैरेट निकालना हो तो R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई R, या R21 कैरेट होगा, R12 कैरेट होगा। तो इस फॉर्मूला में हम इसको सब्सटीट्यूट अगर कर दें तो ये हो गया R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R, ये हुआ R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R। इसको हम कुछ अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R क्यूब करके नीचे जैसे पहले हमने लिखा था। तो फाइनली होगा कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर नहीं करके इसको करिए R क्यूब और R2 माइनस R1। इसी तरह से F12 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R क्यूब R1 माइनस R2। ये कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म दो चार्जेज के एब्सोल्यूट पोजीशन वेक्टर के टर्म में। क्वेश्चन भी इससे एक बोर्ड इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द इंटरैक्टिंग चार्जेज। इस क्वेश्चन के साथ एक और भी क्वेश्चन टैग्ड होता है कि एक्सप्रेस कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ the position vectors of interacting charged particles, hence prove that Coulomb's law follows Newton's third law। तो जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने अभी डिराइव किया वेक्टर फॉर्म में फोर्स के लिए, F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, and F21 is equal to Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon 0 R cube R2 minus R1। अब आपको मालूम है since R1 minus R2 is equal to minus R2 minus R1, हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन दोनों एक्सप्रेशन में F12 में और F21 में केवल फर्क है किस चीज का, मैग्नीट्यूड वही है, एक में है R1 माइनस R2, दूसरे में R2 माइनस R1। तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर F12 इज इक्वल टू माइनस F21 implies that F12 plus F21 इज इक्वल टू 0, आइदर दिस और दिस, दोनों में से किसी एक्सप्रेशन को आप लिखिए। ये एक्सप्रेशन प्रूव करता है कि कूलम्ब्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। फोर्सेस जो दोनों चार्ज पे लग रहे हैं एक दूसरे के द्वारा, वो मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट।